रमेश एक गरीब परिवार से था। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से उसकी कोई अच्छी नौकरी भी नहीं लग पाई थी। क्योंकि रमेश सही से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी शादी नहीं करना चाहता था। पर आसपास के सभी रिश्तेदार रमेश की माँ को ताने देने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रमेश घर पर बैठा होता है, तभी उसकी मौसी आकर अपनी बहन चांदनी से कहती है, अरे चांदनी बहन, तुझे अपने बेटे की शादी करनी भी है या नहीं? तेरा बेटा 30 साल का होने वाला है, जब बुढ़ा हो जाएगा तब करेगी क्या उसकी शादी? अब तू ही बता, मैं रमेश की शादी कैसे करवा दूं? अरे वो तो अभी अपना खर्चा सही से उठा नहीं पाता, कल को उसकी पत्नी आ जाएगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? देख चांदनी, जब तक रमेश की शादी नहीं हो जाती वो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा काबिल बन सके तो उसकी शादी करा दे। अगर और उम्र बढ़ी ना तो शादी भी नहीं हो पाएगी और सब अंकल अंकल कहने लगेंगे, वो अलग। चांदनी की बहन उसके कान भरकर चली जाती है। अब चांदनी रमेश को शादी करने के लिए मनाने लगती है और आखिरकार रमेश शादी करने के लिए मान जाता है। रमेश के हाँ करते ही चांदनी बिना कोई देरी किए अपनी बहन को घर बुलाती है और उसे लड़की ढूंढने की बात करती है। दीदी, मैंने ना बड़ी ही मुश्किल से रमेश को तैयार किया है शादी के लिए। अब तुम कोशिश करना कि कोई अमीर लड़की हो जो अच्छा खासा दहेज लेकर आए और दहेज के पैसे भी हमें देगी, तभी मैं अपने बेटे की शादी करवा पाऊंगी। तुम तो जानते हो ना कि कैसे हालात है मेरे घर के। अरे चांदनी, तू फिक्र क्यों करती है? तेरे घर में तो ऐसी बहू लाऊंगी जो अकेले ही पूरा घर का काम संभाल लेगी और तेरे बेटे को भी सीधा कर देगी। बस मुझ पर तू विश्वास रख। अब चांदनी अपनी बहन पर विश्वास कर लेती है और बिना कोई जांच पड़ताल किए अपने बेटे रमेश की शादी खुशबू नाम की लड़की से करवा देती है। खुशबू दिखने में जितनी सुंदर थी वो उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। पर ये क्या, खुशबू अपने साथ अपना सामान ना लाकर अंडों की पेटियां लेकर आती है और साथ में कुछ मुर्गियां भी। अरे बहू, तू अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई है? मेरी दीदी ने तो कहा था कि तू बहुत अमीर है और दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आएगी। तू तो सिर्फ ये अंडे और मुर्गा लेकर आई है। माँ जी, मैं अब चलता फिरता अपना बिजनेस लेकर आई हूँ और आप दहेज की बात कर रही हो। आपकी बहन ने आपको नहीं बताया क्या कि मैं अंडे देने वाली के नाम से फेमस हूँ? यही तो वजह थी कि कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा था। पर जब रमेश ने शादी के लिए हाँ कही तो मैंने भी इस शर्त पर शादी के लिए हाँ कर दी कि आप मेरे काम में दखल नहीं दोगी। क्या? अंडे देने वाली? इसका मतलब ये अंडे तूने दिए हैं बहू? अरे नहीं माँ जी, भला कोई इंसान अंडे दे सकता है क्या? अरे अंडे तो मेरी मुर्गियाँ देती है। बस मेरा बिजनेस अंडे देने वाली के नाम से, सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। और देखो, अब तो मैं घर के बाहर भी पोस्टर लगा चुकी हूँ ताकि कल से मेरे घर पर यहाँ पर भी अंडे लेने वालों की भीड़ जमा हो जाए। वैसे भी माँ जी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। इतना बोलकर खुशबू अपने सारे अंडे घर में रखवा देती है। चांदनी एक शाकाहारी औरत थी। अपने घरों में अंडे का व्यापार देखकर उसका सर घूमने लगता है और वो अपनी बहन से इस बात के लिए नाराज हो जाती है। दीदी, तुमने ना ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम तो जानती हो ना कि मैं शाकाहारी हूँ और तुम मेरे सर पे ये अंडे देने वाली बहू लेकर आ गई हो। अब ये बहू घर में रहेगी नहीं, खुद तेरी बहू देती है। अरे ये तो उसका बिजनेस है और बिजनेस तो बिजनेस होता है। वो लोगों के घर में जाकर अंडे ही तो देती है। पर तेरा बेटा तो कुछ भी नहीं करता। सोच, क्या पता बहू के साथ रहकर तेरा बेटा भी काम करने लग जाए। और वैसे भी तेरी बहू भी तो अंडे नहीं खाती ना, पर फिर भी यह अंडे देती है। जहाँ तक मुझे पता है अंडा तो शाकाहारी ही होता है। दीदी, खुद को साबित करने के लिए ना कुछ भी मत बोलो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैंने आप पर विश्वास किया और अंडे देने वाली बहू को घर में ले आई। अब बेचारी चांदनी कर भी कह सकती थी, वो सिर्फ अपना सर पीटती रह जाती है और अपनी बदकिस्मती को कोसती रहती है। अब अगले दिन जब चांदनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बहू घर में नहीं है। अपनी बहू को घर में ना पाकर वो डर जाती है और आसपास के लोगों से अपनी बहू के बारे में पूछने लगती है। बहन, क्या तुमने मेरी बहू को कहीं देखा है? कल ही मेरे बेटे से उसकी शादी हुई थी और आज मेरी बहू लापता हो गई है। चांदनी बहन, तुम्हारी बहू की तो मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। भला फिर मैं कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी बहू को देखा या नहीं? अब घबराती हुई चांदनी आगे रोड पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू हर दुकानदार को जाकर अंडे दे रही है।
चाचा जी यही पास में मेरा घर, और मुझे तो आप जानते ही होंगे ना, मैं खुशबू अंडे देने वाली। मेरे अंडे बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल ताजे ताजे। और एक राज की बात बताऊं मैं आपको, देसी अंडे दूंगी मैं, वो भी औरों के दाम से थोड़ा सस्ता। अपनी बहू को दुकानदारों को अंडा देता देख चांदनी को याद आता है कि उसकी बहू अंडे देने वाली है, जिसका बिजनेस है। अब चांदनी घर जाती है और जब खुशबू घर आती है तो चांदनी उसे उसके इस काम को ना करने की सलाह देती है। देख बहू, तू अपने शहर में अंडे देने वाली के नाम से फेमस है और यहाँ कोई तुझे नहीं जानता कि तू अंडे देने का काम करती है। इसीलिए ये बिजनेस छोड़ कर ना कुछ और कर ले, ताकि मेरा बेटा भी तेरा हाथ बटा सके। माफ करना माँ जी, अपने घर वालों और समाज से लड़कर मैंने ये काम शुरू किया था, इसीलिए अब आपके कहने पर मैं ये काम रोक नहीं सकती। अगर आपको मेरे अंडे देने से इतनी प्रॉब्लम है तो आप इस घर से जा सकती हैं। क्या कहा तूने कि मैं इस घर से चली जाऊँ? ये मत भूल कि ये मेरा घर है। चांदनी अपनी बहू पर गुस्सा होती है, पर खुशबू अपनी सास की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और खुशबू अंडे देने वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है। अरे चांदनी बहन, तुम्हारी ही बहू अंडे देने का काम करती है ना, उसको बोलो ना हमारे घर में भी अंडे दे दिया करे। चांदनी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चांदनी के घर पर कुछ कर्जदार आते हैं। अरे चांदनी बहन, तुम्हारा बेटा निकम्मा ही बैठा रहेगा, चुपचाप से हमें हमारे पैसे दे दो। अगर तुमने इस महीने हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देंगे। भूलना मत, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए तुमने अपना घर हमें बेच दिया था और उस दिन के बाद से आज तक तुम अपने ही घर में किराए पर रह रही हो। कर्जदारों की धमकी सुनकर खुशबू बाहर आती है और कर्जदारों के हाथों में अंडा देकर उनसे कहती है, माँ जी का बेटा भले कोई काम नहीं करता, पर उनकी बहू का अंडे देने का बिजनेस है। अंडे तो तुम खाते ही होगे, इसीलिए संडे हो या मंडे जब दिल करे आकर मुझसे ले जाना अपने अंडे। अपना एड्रेस बता दो, मैं ही आकर अंडे दे दिया करूंगी, या फिर बदले में तुम्हें भी इस घर का किराया माफ करना होगा। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सर पर इतने अंडे फोड़ूंगी कि कौन सा दिन चल रहा है ये भूल जाओगे। इतना बोलकर खुशबू अब तक जितना भी किराए का पैसा बना था वो सारे कर्जदारों को दे देती है। अब चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी अपनी बहू को अंडे देने के काम को बंद करने के लिए नहीं कहती। सोमनगर में तुलसीराम नाम का एक आदमी रहता था जो कि बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। आरती की शादी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानियां थी, क्योंकि कोई भी आरती से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आरती दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी। साथ ही उसकी चोटी हमेशा खड़ी रहती थी, जिस कारण वो बहुत ही मजाकिया किस्म की दिखाई देती थी, जिस कारण आरती की शादी नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक दिन तुलसीराम मंदिर में बैठकर भगवान जी से आरती की शादी की कामना कर रहा होता है। हे भगवान, मेरी बेटी की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोई दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत काली है। आपने ही तो उसका रंग बनाया है ना, तो आपने उसका सुहाग भी जरूर बनाया होगा। तो फिर कब आएगा मेरी बेटी का सुहाग? बहुत चिंता हो रही है मुझे अपनी बेटी की शादी को लेकर। सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ एक विनोद नाम का आदमी आता है, जो कि तुलसीराम का बचपन से दोस्त था। तुलसीराम विनोद को अपने घर ले जाता है। आरती बहुत भोली थी, वो अपनी मासूमियत भरे अंदाज में विनोद के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। विनोद को आरती बहुत पसंद आती है और वो अपने दोस्त से कहता है, अरे तुलसीराम, तेरी बेटी तो बहुत ही अच्छी है और नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है इसने। अरे लड़का उड़का देख रहे हो अपनी बेटी के लिए या फिर नहीं? अब क्या बताऊं यार, कितने रिश्ते आए मेरी बेटी के लिए, लेकिन कोई भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी दिखने में सुंदर नहीं है, वो काली है, उसकी चुटिया ऐसे खड़ी रहती है। अब बता, इसमें क्या मेरा दोष है या मेरी बेटी का दोष है? अरे ऐसे लोग ना बेवकूफ होते हैं, उन्हें इंसान की पहचान करनी नहीं आती। जो बाहरी रंग रूप देखकर इंसान की पहचान करते हैं ना, उनकी सोच बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। मेरा बेटा है अनुज, शादी की उम्र हो गई है उसकी। मैं सोच रहा था कि अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करवा देता हूँ, हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तेरी बात तो सही है, लेकिन तेरा बेटा शादी के लिए हाँ करेगा भी या नहीं?
क्योंकि तूने तो मेरी बेटी को देख लिया ना कि वो कैसी दिखाई देती है। अरे तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। जिस इंसान का मन सुंदर होता है ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। और तेरी बेटी मन से बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे आरती को अपने घर की बहू बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरती ही मेरे घर की लक्ष्मी है। अब एक काम कर, मुझे आरती की एक तस्वीर दे, घर जाकर मुझे सबको दिखाना भी तो है। विनोद जब घर आता है तो अपने परिवार में आरती का जिक्र करता है। सभी लोग आरती की तस्वीर देखते हैं, जिसमें विनोद का बेटा अनुज इस रिश्ते से मना कर देता है और उनसे कहता है, ये तो एकदम काली भैंस लग रही है, मुझे इससे शादी नहीं करनी। अपने बेटे को देख लो, वो कितना स्मार्ट है। उसके लिए तो एक खूबसूरत सी लड़की होनी चाहिए। और आप न जाने कौन से मोह माया में खो रहे हो पापा, जो आप मेरे लिए ऐसी काली भैंस उठाकर लेकर आ रहे हो इस घर में। दोबारा से भैंस कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये घर मेरा है, इस घर में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता। और एक बात, इससे अगर तूने शादी नहीं की ना तो मैं तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। उसके बाद तुझे जो करना है तू वो। कुछ ही समय बाद आरती और अनुज की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन आरती सभी के लिए नाश्ता बनाती है। सभी लोग नाश्ता करके बहुत खुश होते हैं। आरती की नंद प्रिया आरती से कहती है, वाह भाभी, नाश्ता तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सच में माँ की याद आ गई आज मुझे। दीदी, भाभी भी तो माँ समान होती है ना। अब माँ जी हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ? अब आप समझ लीजिए कि मैं आपकी भाभी हूँ, या फिर माँ जो भी हूँ मैं ही हूँ। अब आपका ख्याल अच्छे से मैं ही रखूंगी। देखा, ये है आरती, इसकी सोच एकदम सच्ची और अच्छी है। ये हमारा नालायक बेटा इसके लायक ही नहीं है। वो तो शुक्र है कि आरती ने कोई सवाल जवाब नहीं दिया और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। हाँ तो करेगी ना, अब इतना स्मार्ट लड़का मिलेगा तो ऐसी भैंस जैसी लड़कियां तो कभी मना करेंगी नहीं। अरे भैया, ऐसे मत बोलो भाभी को। भाभी बहुत अच्छी हैं और मोटी कहाँ से नजर आती हैं आपको। और भैया, भाभी का ना थोड़ा सा मेकओवर कराना पड़ेगा, उसके बाद ना आप खुद लट्टू हो जाएंगे उनके ऊपर। रहने दे, वो दिन तो कभी नहीं आने वाला। और इसका मेकओवर कराएगी, सारे सैलून वाले से देखकर भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद पापा भाभी की मुंह दिखाई करवाने वाले हैं, बहुत ही धूमधाम से। फिर आप देखना भाभी को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर में मुंह दिखाई की रस्म जोर जोर से तैयारियां चल रही होती है। तो वहीं आरती की नंद प्रिया आरती को एक मेकओवर सैलून में ले जाती है। वहां जाकर आरती का हेयर ट्रीटमेंट करवाती है, जिसमें उसके बाल को केमिकल और मशीन के मदद से स्ट्रेट किया जाता है। उसके बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगते हैं। फिर उसके चेहरे पर ना जाने अनेक प्रकार के केमिकल वाले फेशियल थ्रेडिंग बहुत सारी चीजें करवाती है। इतना सब होने के बाद आरती का हुलिया बिल्कुल बदल जाता है और वो खुद को ही नहीं पहचान पाती। अरे दीदी, ये हम हैं क्या? हमें तो यकीन नहीं हो रहा हम इतने भी सुंदर दिखाई दे सकते हैं। और हमारे बाल वो कुत्ते की पूंछ की तरह हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन ये तो एकदम से सीधे हो गए हैं। हाँ भाभी, आजकल के समय में सब कुछ पॉसिबल है। आप बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही हैं। आप पहले भी बहुत सुंदर थी, लेकिन अब आपकी सुंदरता में 4 चांद लग चुके हैं। चलो अब घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद आरती और प्रिया दोनों घर आते हैं। तभी अनुज प्रिया से कहता है, अरे प्रिया, ये तेरी फ्रेंड है क्या? पहले तो कभी नहीं देखा इसे। देखा, खा गए ना चक्कर आप। यह आपकी पत्नी है और मेरी भाभी। इनका मेकओवर कराया है मैंने। पहले आप बहुत मजाक बनाते थे ना इनका, और अब देखो आप खुद अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहे। अब इनकी सुंदरता में और 4 चांद लग चुके हैं। ये आरती है? ओह माय गॉड, मैं सच में ही इसे नहीं पहचान पाया। आरती बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती अब पूरी तरह से अनुज को इग्नोर करने लगती है। अनुज बार बार आरती से बात करने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ आरती अनुज को नजरअंदाज कर रही थी। ऐसे ही एक दिन अनुज को गुस्सा आता है और वो आरती को अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहता है, क्या बात है आरती, तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो? और मैं देख रहा हूँ कई दिनों से तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। अब मेरा मेकओवर हो चुका है, मैं थोड़ी बदल गई हूँ, तो आपको मुझसे बात करनी है। याद करो वो दिन जब आप मुझे बहुत नजरअंदाज करने लगे थे। मानता हूँ कि मेरी गलती थी। मैं इंसान को उसकी बाहरी खूबसूरती से पहचानता था, बट आज रियलाइज हुआ कि यह खूबसूरती किसी भी सैलून में जाकर इंसान हासिल कर सकता है, लेकिन जो मन की खूबसूरती है वो कहीं नहीं मिलती। अपने संस्कारों में, अपने विचारों में होते हैं। यही बात पापा बहुत समय से आपको समझा रहे थे,
मुझे इस बाहरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो दीदी के कहने पर मैंने ये सारी चीजें करवा ली, वरना मैं बचपन से वैसी ही रहती आई थी जैसी मैं थी। लेकिन मैंने खुद को आप लोगों की खुशी के कारण बदला है। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ मेरी गलती है। अब क्या मुझे माफ भी नहीं करोगे? अनुज अपनी पत्नी से माफी मांगता है, जिसके बाद अनुज आरती के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो सभी एक साथ हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सोमनगर में तुलसीराम नाम का एक आदमी रहता था, जो कि बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। आरती की शादी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानियां थी, क्योंकि कोई भी आरती से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आरती दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी। साथ ही उसकी चोटी हमेशा खड़ी रहती थी, जिस कारण वो बहुत ही मजाकिया किस्म की दिखाई देती थी, जिस कारण आरती की शादी नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक दिन तुलसीराम मंदिर में बैठकर भगवान जी से आरती की शादी की कामना कर रहा होता है। हे भगवान, मेरी बेटी की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोई दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत काली है। आपने ही तो उसका रंग बनाया है ना, तो आपने उसका सुहाग भी जरूर बनाया होगा। तो फिर कब आएगा मेरी बेटी का सुहाग? बहुत चिंता हो रही है मुझे अपनी बेटी की शादी को लेकर। सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ एक विनोद नाम का आदमी आता है, जो कि तुलसीराम का बचपन से दोस्त था। तुलसीराम विनोद को अपने घर ले जाता है। आरती बहुत भोली थी। वो अपनी मासूमियत भरे अंदाज में विनोद के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। विनोद को आरती बहुत पसंद आती है और वो अपने दोस्त से कहता है, अरे तुलसीराम, तेरी बेटी तो बहुत ही अच्छी है और नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है इसने। अरे लड़का उड़का देख रहे हो अपनी बेटी के लिए या फिर नहीं? अब क्या बताऊं यार, कितने रिश्ते आए मेरी बेटी के लिए, लेकिन कोई भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी दिखने में सुंदर नहीं है, वो काली है, उसकी चुटिया ऐसे खड़ी रहती है। अब बता, इसमें क्या मेरा दोष है या मेरी बेटी का दोष है? अरे ऐसे लोग ना बेवकूफ होते हैं, उन्हें इंसान की पहचान करनी नहीं आती। जो बाहरी रंग रूप देखकर इंसान की पहचान करते हैं ना, उनकी सोच बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। मेरा बेटा है अनुज, शादी की उम्र हो गई है उसकी। मैं सोच रहा था कि अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करवा देता हूँ, हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तेरी बात तो सही है, लेकिन तेरा बेटा शादी के लिए हाँ करेगा भी या नहीं? क्योंकि तूने तो मेरी बेटी को देख लिया ना कि वो कैसी दिखाई देती है। अरे तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। जिस इंसान का मन सुंदर होता है ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है, और तेरी बेटी मन से बहुत सुंदर है। इसलिए मुझे आरती को अपने घर की बहू बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरती ही मेरे घर की लक्ष्मी है। अब एक काम कर, मुझे आरती की एक तस्वीर दे, घर जाकर मुझे सबको दिखाना भी तो है। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया जो कि कालू की नई नवेली बहू बनकर उसके घर आती है। ऐसे ही अगली सुबह चिंकी की सास मीनका कबूतरी चिंकी से कहती है, चिंकी बेटा, कल तेरी पहली रसोई है, सुबह 5 बजे ही नहा लेना। बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, तुझे सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाना है। मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं चाहिए। सबको दिखा देना चाहती हूँ कि मेरी बहू लाखों में एक है। क्या माँ जी, सुबह 5 बजे? इतनी सुबह कौन नहाता है? अब कोई नहीं नहाएगा तो क्या तू भी नहीं नहाएगी? अरे नई नवेली बहू हमेशा ससुराल में सुबह सुबह नहाती है और नहाने के बाद ही रसोई में काम करती है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तब से लेकर अब तक मेरे नियम नहीं बदले हैं, और मैं चाहती हूँ तू भी इसी नियम में खुद को ढालने की कोशिश कर। शादी से पहले तेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तेरी शादी हो चुकी है, अब तू मेरे घर की बहू है।